हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो लीजिए, आज हमारा सबसे पहला वीडियो अवेलेबल है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। आई होप सो कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे उन्होंने अपना सिलेबस देख लिया होगा, स्पेशली जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। उसका आज हमारा ये बिल्कुल पहला लेक्चर है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कि व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है और ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको आज के इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक हम लोग को रेफर करना है, ये सारा कुछ। तो चैनल को वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे, और जो लोग चैनल में आज पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। फिफ्थ सेमेस्टर का इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से काउंट किया जाता है, और अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा बैक भी इस सब्जेक्ट में आता है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का, पास करने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में जो हम स्टडी करते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूं व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, और क्यों आपको बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है ये पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में हम कोई भी जो स्टडी करते हैं, याद रखिएगा सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी हम स्टडी करते हैं तो वो दो फेज में स्टडी की जाती है। हमेशा याद रखना है, दो तरह की स्टडी जो है हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग में करनी होती है। ठीक है, अब वो दो तरह की स्टडी हमारे पास क्या क्या होती है। एक स्टडी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, एक होती है जिसको हम कहते हैं क्या, एनालिसिस, और दूसरी स्टडी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं डिजाइन। अक्सर आप देखिएगा, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट देखिएगा जिसमें पढ़ना आपको है, उसका बेसिकली नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत जगह पे स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से भी हम जानते हैं। तो अक्सर यहाँ पे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, हमने उस सब्जेक्ट को एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोला, या इस सब्जेक्ट को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, इस सब्जेक्ट को हमने डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोला। राइट, तो ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मतलब क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, और इसमें हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए एनालिसिस किसको बोलते हैं। एनालिसिस, तब आपको समझ में आएगा डिजाइन क्या है, और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट एनालिसिस से रिलेटेड है कि डिजाइन से रिलेटेड है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा थोड़ी ही देर में। एनालिसिस देखिए कहने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स। पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स कहने का क्या मतलब होता है, हाउ विल यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर कहने का सिंपल सा मतलब होता है जब आप लार्ज नंबर ऑफ मेंबर को आपस में जोड़ते हैं, जब आप बहुत सारे मेंबर को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद एक बॉडी बन के तैयार होती है, तो उसी बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत जनरल सेंस में हम समझ रहे हैं कि अगर आपसे कोई बोलता है डिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, तो स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड होगा हमारा कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड टुगेदर, जब हमने बहुत सारे मेंबर्स को आपस में असेंबल्ड किया, तो असेंबल्ड करने के बाद एक बॉडी बन के तैयार हुई, तो उसी बॉडी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी ये होगी कि अब उस स्ट्रक्चर पे जब हम कोई लोड अप्लाई करेंगे, तो मेरे लोड अप्लाई करने की वजह से उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ सकता है, डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, उसके अंदर हो सकता है किसी तरह का इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हो जाए। तो अगर इस टाइप का मैकेनिज्म अगर कोई बॉडी शो करे, तो वो बॉडी हमारा क्या है, उसको हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। राइट, अब तो फिर एनालिसिस कहने का क्या मतलब होता है, और डिजाइन कहने का मतलब क्या होता है, और स्ट्रक्चर से वो कैसे रिलेटेड है, अब उसको हम समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, आपने उसको डिफाइन कर दिया। अब हम समझते हैं एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, एनालिसिस कहने का सिंपल सा मतलब यह होता है कि जब आप बहुत सारे मेंबर को आपस में जोड़े होंगे और जोड़ के जो एक बॉडी बनाए, जिस बॉडी का नाम आपने स्ट्रक्चर दिया, तो एनालिसिस में बेसिकली हमको यह पढ़ना होता है कि अब अगर उस बॉडी पे हम कोई लोड अप्लाई करेंगे, अगर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया और इस स्ट्रक्चर पे जब हमने कोई लोड अप्लाई किया, तो उसके वजह से वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का मेंबर किस टाइप से बिहेव कर रहा होगा उस एक्सटर्नल लोड के लिए, उस
की स्टडी को बोलेंगे एनालिसिस करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोई मेंबर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने कुछ मेंबर को इस टाइप से आपस में जोड़ा, ये आपने कुछ मेंबर को आपस में जोड़ा और ये आपका फॉर एग्जांपल छोटा सा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, एक पोर्टल फ्रेम मैंने यहां बनाया। अब इसके ऊपर मान के चलिए मैंने कुछ लोड अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई करने के बाद ये मेंबर क्या करेगा, स्टेप्स हो सकता है डिफॉर्म कर जाए, हो सकता है ये वाला मेंबर कुछ स्टेप से डिफॉर्म कर जाए, हो सकता है ये वाला मेंबर कुछ स्टेप से डिफॉर्म कर जाए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये वाला मेंबर जो है वो कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया, ये वाला मेंबर जो है सर वो कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया, या ये वाला मेंबर सर कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया। तो ये कैसे पता चलेगा हमको, आखिर हमको ये कैसे पता चले कि ये सब मेंबर जो है वो कितने अमाउंट से डिफॉर्म कर रहा है। इसकी कुछ स्टडी तो हमको करनी पड़ेगी, या इन शॉर्ट ये भी हम समझ सकते हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो इंटरनल, ये जो आप मेंबर्स वगैरह देख रहे हैं, ये मेंबर एक इंटरनल फोर्स भी अप्लाई किया होगा ताकि अपने इक्विलिब्रियम को वो मेंटेन कर सके। तो अब वो कितना इक्विलिब्रियम, मतलब कितना वो फोर्सेस अप्लाई किया ताकि अपने इक्विलिब्रियम को क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके। तो आखिर उस इंटरनल फोर्स का कैलकुलेशन हम कैसे करें, राइट? उस इंटरनल फोर्स की क्या वैल्यू आ रही है उस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो आखिर इन सारी वैल्यू की स्टडी हम कैसे करें, या इन सारी वैल्यूज को जो हम फाइंड करेंगे उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, उसी सारी स्टडी को हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब सिंपल सा यही होगा कि जब हमने किसी मेंबर पे फोर्स लगाया होगा, किसी स्ट्रक्चर पे जब हमने फोर्स लगाया होगा, उसके वजह से वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चेंजेस आया होगा, उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आया होगा, उस स्ट्रक्चर में जो भी डिफॉर्मेशन आया होगा, उस स्ट्रक्चर में जो भी इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुआ होगा, तो उन सारे चीज की स्टडी करना कि कितना अमाउंट से डिफॉर्मेशन हुआ, कितना बॉडी के अंदर जो है हमारा इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुआ, ये सारी स्टडी को हम लोग करने के प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस करना। और जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, इसमें आपको इसी एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे देगा, अगर आपको कोई मेंबर दे देगा और उस मेंबर पे जब आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जो हमारा मेंबर होगा, वो उसके अंदर जो भी इंटरनल मैकेनिज्म हो रहा होगा उसकी स्टडी करना, उसमें कितना इंटरनल फोर्स जनरेट किया, उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ उस बॉडी के अंदर, उन सारी स्टडी को हम लोग एनालिसिस कहते हैं। और इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको इसी चीज की स्टडी करना होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर फिर डिजाइन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। देखिए, डिजाइन का सिंपल सा मतलब यह होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक पोर्टल फ्रेम लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपने एक पोर्टल फ्रेम लिया और इस पोर्टल फ्रेम के ऊपर आपने कोई इस टाइप से लोड अप्लाई किया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये देना होता है कि जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम जो भी स्ट्रक्चर लेंगे या जो भी मेंबर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, जैसे अभी मैंने ये जो पोर्टल फ्रेम ड्रॉ किया है, और ये पोर्टल फ्रेम मैंने स्टील का ड्रॉ किया है कि कंक्रीट का ड्रॉ किया है कि टिम्बर का ड्रॉ किया है, अभी इसके ऊपर हमारा डिस्कशन नहीं रहता है एनालिसिस में। हम एक रैंडम डेटा ले लेते हैं, एक रैंडम बॉडी एज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो बॉडी हमारा कंक्रीट का हो, चाहे हमारा स्टील का हो, चाहे हमारा टिम्बर का हो, कोई एक रैंडम बॉडी हम लोग ले लेते हैं और उस बॉडी पे हम एनालिसिस करते हैं, उस बॉडी को हम एनालाइज करते हैं। अगर मेरा जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा गोल है, जो मेरा लोड का देने का जो कैपेबिलिटी है, अगर मेरा अज्यूम किया हुआ स्ट्रक्चर उस चीज को झेल लेता है, तब हम लोग उसी प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो एनालिसिस में आपको याद रखना है कि जो भी आपको मेंबर मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी आप स्टडी नहीं कर रहे होते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो कंक्रीट का बना हुआ है कि स्टील का बना हुआ है कि टिम्बर का बना हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी की स्टडी कहां होती है? ये सारी प्रॉपर्टी की स्टडी होती है डिजाइन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहा कि अगर आपके पास ये एक पोर्टल फ्रेम है और इस पोर्टल फ्रेम के ऊपर अगर आपने कोई लोड अप्लाई किया,
तो हो सकता है उस लोड की वजह से ये पोर्टल फ्रेम में कुछ इस टाइप का डिफॉर्मेशन आया होगा, और ये डिफॉर्मेशन लेट अस अज्यूम 5 mm का आया होगा। लेट अस अज्यूम कि ये डिफॉर्मेशन कितने mm का आया होगा, 5 mm का आया होगा। अब हमको क्या देखना है, और अभी मैंने आर्बिट्री एक मेंबर लिया, आर्बिट्री सेक्शन एक मैंने लिया है, और अभी हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनालिसिस में हम बॉडी के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब इस 5 mm के डिफॉर्मेशन को कैसे बचाया जाए। ये जो मेरा 5 mm का डिफॉर्मेशन आएगा, इसको हम कैसे बचाएं, तो इसका उपाय मेरे पास क्या क्या होगा। तो अब आप सोचिएगा, क्यों ना मैं यहां पे इस पर्टिकुलर मेंबर में 5 mm का डिफॉर्मेशन बचाने के लिए मैं स्टील का मेंबर यूज कर लूं। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा, नहीं स्टील का नहीं, मैं कंक्रीट का मेंबर ले लेता हूं, और अगर मैं कंक्रीट का मेंबर लेता हूं तो उसका मैं साइज लिख देता हूं 200 mm बाई 300 mm। तो अब आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, अब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर ये जो 5 mm का डिफॉर्मेशन निकल के आया था, और ये डिफॉर्मेशन आपको कहां से पता चला था, एनालिसिस करके पता चला था। अब इस डिफॉर्मेशन को कैसे कम किया जाए, हम लोग किस टाइप का मेंबर दें, हम मेंबर का साइज वगैरह क्या दें, मेंबर किस टाइप का प्रोवाइड करें। अब ये सारी की सारी स्टडी जो होती है, वो सारी की सारी स्टडी होती है हमारी डिजाइन में होती है। तो डिजाइन में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन का, एक पर्टिकुलर मेंबर की कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं कि मेरा अगर मेरा कोई सेक्शन कंक्रीट का होगा तो उस कंक्रीट का साइज क्या होगा, उस सेक्शन का, उसका विड्थ क्या होगा, उसका डेप्थ क्या होगा। अगर स्टील का होगा तो स्टील का किस टाइप का सेक्शन होगा, आई सेक्शन होगा या किस टाइप का हमारा सेक्शन होगा। ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो डिजाइन में होती है। और एनालिसिस में बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेक्शन है, उस पर अगर हमने किसी तरह का लोड अप्लाई किया है, तो लोड अप्लाई करने की वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन आया, जो भी इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुआ, उन सारी वैल्यूज को फाइंड करना, उस सारी वैल्यूज को निकालना कि भाई हमारी कितना हमारा इंटरनल डिफॉर्मेशन आया, कितना हमारा इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुआ। इन सारी वैल्यूज को फाइंड करना जो हमको सिखाया जाता है वो एनालिसिस में सिखाया जाता है। और ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसमें आपको यही सब चीजें पढ़ाई जाएंगी कि अगर आपके पास कोई मेंबर है, उस मेंबर पे जब आपने कोई लोड अप्लाई किया होगा तो उसके वजह से उस मेंबर के अंदर क्या क्या डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, कितना शियर फोर्स आया, कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, किस पॉइंट पे कितना हमारा इंटरनल मोमेंट जनरेट हुआ। यही सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बताया जाएगा। और जो आप पढ़िएगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो उसमें बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा कि जो आप स्टील का सेक्शन लेंगे तो उस स्टील सेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अगर कोई आपको घर बनाने बोला जाए स्टील का, तो उस घर बनाने के लिए आप स्टील कैसा लेंगे, स्टील का साइज कैसा लेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा डिजाइन में। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको एनालिसिस और डिजाइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं फिगर के थ्रू। आई होप सो कि ये फिगर आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों फिगर हम समझते हैं आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों फिगर एक स्टैड प्रो मॉडल है। आज क्या है, टाइम के साथ इवोल्यूशन होता है। अब बेसिकली जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे करते हैं। अब मैनुअल हमारा एनालिसिस नहीं होता, बट एज ए सिविल इंजीनियर आपको आना चाहिए मैनुअल, तभी आप कोई सॉफ्टवेयर बेसिस पे जा सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इससे मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि एनालिसिस बेसिकली है क्या। अगर आप इस फिगर को देखेंगे या फिर इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारे मेंबर को आपस में जोड़ के एक बिल्डिंग बना दी गई है। और सिमिलरली अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो बहुत सारे मेंबर को आपस में जोड़ के आपने क्या बना दिया है, एक सेक्शन, एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया है। अब बेसिकली क्या है, अब ये हमारा एक एनालिसिस करने का डेटा तैयार हो गया। मतलब कि ये अगर हमारा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे डिफरेंट लोड अप्लाई करेंगे। और अभी मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसमें जो हमने बीम और कॉलम दिखाया है, इसका एक मैंने आर्बिट्रेरी साइज ले लिया है कि भाई हमारा ये जो बीम है उसका सर्टेन डेप्थ मैंने ये है, इसका सर्टेन डेप्थ मैंने ये मान लिया, एक आर्बिट्रेरी डेटा से मैंने कैलकुलेशन किया।
अब क्या होगा, अब इसके ऊपर हम लोड वगैरह अप्लाई करेंगे, ये सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा, राइट। अब जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो हमको बेसिकली क्या पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला मेंबर में जो है डिफॉर्मेशन 10 mm का आया, अच्छा इस वाले कॉलम में जो मेरा बकलिंग आया है वो 5 mm का आया। इस टाइप से आपको क्या मालूम चल जाएगा, हर एक पॉइंट पे या फिर इस फिगर में भी हर एक पॉइंट पे आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, कितना हमारा इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हो रहा है, कहां पे कितना मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है, कहां पे कैसा बेंडिंग मोमेंट मालूम चल रहा है, राइट। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया एनालिसिस, ये हम लोग एनालिसिस का डेटा हमको मिल गया। अब हम उस एनालिसिस के डेटा को यूज करके, जैसे हमको मालूम चला इस वाले मेंबर पे 10 mm का डिफॉर्मेशन था और इस वाले कॉलम के ऊपर हमारा 5 mm का बकलिंग था, तो हमने क्या किया, हम वो चाहेंगे उस बकलिंग को और उस डिफॉर्मेशन को क्या करें, कम से कम करें। तो अब हम अगला स्टेप करेंगे डिजाइन का, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि अब जो साइज मैंने बीम का यहां पे लिया था, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने बीम का जो साइज लिया था वो लिया था 200 इंटू 300 mm का, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आर्बिट्री में डेटा बता रहा हूं। अब ये 200-300 mm का जो मैंने साइज लिया, एक आर्बिट्री साइज लेके मैं बढ़ा था और डिफॉर्मेशन कितना आया 10 mm का। अब इस साइज को जो हम चेंज करेंगे, 200 mm इंटू 300 mm का जो बीम मैंने लिया था, अब उसके साइज को जो मैं चेंज करूंगा, हो सकता है अब मैं 200 गुने 500 mm का बीम ले लूं। तो यही जो आप साइज जो आप चेंज किए, ये आ गया डिजाइन का पार्ट, कि आपको एनालिसिस करके पता चल गया कि उस मेंबर पे 10 mm का डिफॉर्मेशन आएगा और उसको कम करने के लिए अब हम बीम का जो साइज चेंज कर रहे हैं, या हो सकता है यहां पे मैंने स्टील का बीम यूज किया होगा और अब मैं यहां पे कंक्रीट का बीम यूज कर लूं। अब आप क्या कर रहे हैं, स्टील से कंक्रीट मटेरियल के ऊपर स्विच कर रहे हैं, या फिर अगर आपने कंक्रीट का ही लिया है 200 इंटू 300 mm साइज का बीम लिया है तो अब उसको 200 से 400 mm का जो साइज का आप बना रहे हैं, ये सब काम डिजाइन का कर रहे हैं आप। लेकिन एनालिसिस का काम कहां पे खत्म हो गया, एनालिसिस का काम वहीं पे खत्म हो गया जहां पे आपको मालूम चल गया कि कितने अमाउंट का डिफॉर्मेशन, जो भी हमको डिफॉर्मेशन चाहिए तो डिफॉर्मेशन, शियर फोर्स चाहिए तो शियर फोर्स, या और भी डेटा आपको चाहिए होगा अगर हमको निकल गया, वहां पे एनालिसिस का काम खत्म हो गया। इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर में पहले हम एनालिसिस करते हैं, फिर हम जाके डिजाइन करते हैं। और क्योंकि आप 5th सेमेस्टर में आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें आपको एनालिसिस का काम करना है और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि जो भी जैसे आपको सब स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, सारा का सारा स्टील का मिलेगा और आपको सारी स्टील प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा, जो सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट बाबू मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीरियस लेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बोला हूं कि जो आपका 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर होता है, इट इज द बैकबोन, यही आपका बैकबोन है, यही आपका बेस बनाएगा आगे के लिए। तो इसीलिए आप सारे मतलब टॉस और एज वेल एज डीएसएस को बहुत सीरियसली देखेंगे, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को बैक आता है और ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसमें बैक आना मतलब समझिए कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस मुझे आपसे एक चीज सपोर्ट चाहिए कि जो भी मैं चीजें आपको यहां पे बताऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको यहां पे डिलीवर करूंगा, उसको आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बुक्स आप रेफर करेंगे वो बुक हमेशा स्टैंडर्ड बुक होगा, कोई ये सब पब्लिकेशन का बुक नहीं होगा, ऋतु, वेनस या इस टाइप के कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं होगी। जो भी बुक रेफर करेंगे वो एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करेंगे। और मैं आपसे चैलेंज करता हूं, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप इजीली इन दोनों सब्जेक्ट को इजीली आप पार कर जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा, चाहे टॉस में चाहे डीएसएस में, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। और इसके बाद के सब्जेक्ट जो है वो और टीचर पढ़ाएंगे, तो आपको किसी सब्जेक्ट में पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर 5th सेमेस्टर हमारा कैसे निकलेगा। टाइम आपके पास कम है, इसीलिए जल्दी से जाइए, जहां भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है वहां कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सीरियस होकर पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं तमाम बच्चों का जिन्होंने मेरे कोर्स में इतना पॉजिटिविटी दिखाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, बट बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी वजह से। तो और भी बच्चे जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं ये दोनों सब्जेक्ट या और भी सब्जेक्ट्स, 5th सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स मैंने जो है आपके लिए मैंने बना रखा है। आप जाके ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप कोर्स को चाहें तो परचेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं या मेरी टीम से पढ़ना चाह रहे हैं तो
वीडियोस आपको 18 सितंबर से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वीडियो आया है, इसी तरीके से डीएसएस का वीडियो आएगा। और अब जितने भी वीडियोस आएंगे मेरे, सारे के सारे बाबू मेरे ऐप के ऊपर आएंगे। तो मैं क्लियर कर दूं, जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे वो सारे के सारे ऐप के ऊपर आएंगे। तो देसी मास्टर्स का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाएं, फटाक से डाउनलोड करें और फर्दर वीडियोस के लिए आप ऐप के साथ जुड़े रहेंगे। वहीं पे आपको सारा टॉस का, डीएसएस का, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, इरिगेशन, बाकी सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इन शॉर्ट एक ओवरव्यू कि हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबू मेरे सिलेबस का, कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है, राइट, क्या हमारा सिलेबस है। आई होप सो कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे अपने सिलेबस को। सब्जेक्ट कोड है आपका 1615501, ये आपका सब्जेक्ट कोड है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। इसमें बेसिकली 70 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल हम लोग अगर इसमें बात करें तो 7 यूनिट आई गेस हम लोग को इसमें पढ़ना है। सबसे पहला जो यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इससे लगभग 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पहला यूनिट से। बहुत ही ज्यादा आसान है और आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत आसान है। 16 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे, दूसरा है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, वो है मेरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये से भी आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट, और मैं कोशिश करूंगा आपको इतना इजी वे में कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा ना कि आपको लगेगा तो बहुत आसान है, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ लोगे दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इससे भी लगभग 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद अगर आप तीसरे यूनिट में आएंगे तो वो है हमारा फिक्स बीम। बहुत ही छोटा सा यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10 मार्क्स से क्वेश्चन आपको इससे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, कंटिन्यूअस बीम, जिसमें 3 मोमेंट इक्वेशन हम लोग को पढ़ना होता है, कैल्पेरियंस थ्योरम जिसे हम कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। इससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और ये तो बहुत आसान है और कंपटीशन में भी लगभग इस थ्योरम से क्वेश्चन रहता है, तो बहुत आसान है आपको, राइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अक्सर बच्चों को इसमें डर लग रहा होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और मैं आपको गारंटी देता हूं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। और जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा मैं बार बार इसी क्वेश्चन बनाता रहूं, राइट। इससे भी लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट इट वाज, अच्छा टोटल हम लोग को 7 नहीं 6 ही यूनिट पढ़नी है। और छठा यूनिट है मेरा कॉलम्स। अच्छा है, छोटा सा टॉपिक है, अगर जस्ट आप एग्जाम में पास करना चाह रहे हैं उसके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉलम्स। तो ये था टोटल 6 यूनिट्स जो हम लोग को कवर करना है अपने इस कोर्स में, जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है 5th सेमेस्टर के लिए। बुक्स की मैं बात कर लेता हूं, क्या कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली बुक्स की बात करूं, ठीक है, कि सर कौन सा बुक जो है वो रेफर करना चाहिए, तो ये 2 बुक मुझे पसंद है कि ये 2 बुक अगर आप रेफर करें तो बहुत अच्छा है। जिसमें से ये जो पर्टिकुलर बुक आप देख रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बाय एस रामारुथम, इट इज जो धनपत राय पब्लिकेशन की आती है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर टॉस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। बट पर्सनली ये बुक मैं हर बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बुक वही बच्चे रिकमेंड करेंगे या वे बच्चे वही लेंगे जिनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तभी आप इस बुक को परचेज करेंगे। किसी के कहने पे या मेरे कहने पे भी आप जाके इस बुक को परचेज नहीं करेंगे। या अगर आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल होगा बुक बैंक में तो आप ले सकते हैं। बट अगर आप मेरे से पर्सनल रिकमेंड कीजिएगा तो मैं आपको जो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आर.के. राजपूत। अब आप बोलिएगा सर हम लोग तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और आप तो सोम की बुक रिकमेंड कर रहे हैं। तो बाबू मेरे, तो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का 80% पार्ट जो है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आर.के. राजपूत की बुक में। तो अगर आप लेना भी चाहेंगे तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली बुक लीजिए। रीजन बीइंग कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस मैंने देखा है, उस सिलेबस के बेसिस पे 80% जो आपका टॉपिक है वो इसी बुक में कवर होगा, ना कि इस बुक में कवर होगा। इस बुक में आपको मुश्किल से 2 to 3 मतलब 20 to 30% सिलेबस ही कवर हो पाएगा इस बुक में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बुक में। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को लें। और इस बुक को लेने से फायदा क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी एक ही बुक में हो जाएगा और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी आपका एक ही बुक में हो जाएगा। तो आप दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, या आपको कोई और बुक पसंद आ रही हो तो प्लीज आप एक बार सिलेबस अपना मैच कर लेंगे, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उसके हिसाब से जिस बुक में मैक्सिमम कंटेंट आपको मिलेगा, आई विल सजेस्ट कि गो फॉर दैट बुक, ठीक है। और एज इट इज मैं बार बार कहता हूं
जरूरी नहीं है कि जो मैं बुक आपको रिकमेंड करूं वही लीजिए। जिस बुक का लैंग्वेज आपको आसान लगता हो, जिस बुक का आपको लगता हो कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, या जो भी सेंस में आप ले सकते हो, वही बुक आप रेफर करें, रादर देन मैं बोल देता हूं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ले लीजिए टॉस की, रामारुथम की, आंख बंद करके ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप एक बार अपने से भी देखेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, जो बुक आप रिकमेंड करेंगे पहले आप 2-3 बुक देख लेंगे जिसका लैंग्वेज आपको आसान लगे, जिस बुक में आपका मैक्सिमम सिलेबस पूरा हो जाए। क्योंकि देखिए कोई एक बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपका कंप्लीट 100% सिलेबस मिल जाएगा, बट जैसे इस बुक में आपको लगभग 70 to 80% इस बुक में आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये बुक आपको रिकमेंड करी है। बाकी मैं एज इट इज कहता हूं, जो बच्चे पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, वेनस या रीतु या इस टाइप का कोई भी पब्लिकेशन से, फाउंडेशन पब्लिकेशन से, मेरा कहना है बाबू दीज बुक्स आर बकवास, ये सब बकवास बुक है, फालतू बुक है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना नॉलेज वेस्ट मत कीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं ऑलवेज स्टडी सम स्टैंडर्ड बुक, एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, जैसे कि ये सब बुक आप सामने में देख रहे हैं, तभी आपका नॉलेज जो है वो इनहैंस होगा। वो जितने भी आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें इतनी गलतियां रहती हैं कि आप बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, आप उसी को पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो ये मेरा आपसे रिकमेंड है, ये मेरा आपसे एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, बट मैं एक सजेशन दे सकता हूं कि आप प्लीज उस बुक्स को नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? तो ये था एक ओवरव्यू हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो बिल्कुल पहला टॉपिक के ऊपर आएगा, जो टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं आपको इतना मजा आने वाला है सब्जेक्ट को पढ़ने में कि आप बोलिएगा कि हाँ सर ये तो सबसे आसान सब्जेक्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ स्टील और बाकी सब्जेक्ट के भी डेमोज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं एज इट इज कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि ये वीडियो जितने भी आप देख रहे हैं, अब जितने भी वीडियोज आप आगे के देखेंगे वो सारे के सारे वीडियोज आपको ऐप पे देखने को मिलेंगे, ना कि यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, फटाक से जाओ, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या जस्ट आप प्ले स्टोर में लिख सकते हो देसी मास्टर्स, वहां भी आपको मिल जाएगा। जाओ स्टोर में जाओ और कोर्स को देखो और उसके बाद आप वहां से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को मैं ओवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।